पूछ रहा है कि अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? ओविपोरस कहा जाता है, विविपोरस कहा जाता है या हर्बीवोरस कहा जाता है? बताइए, अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें अंडे देने वाले जानवरों की, तो जो आपके अंडे देने वाले जानवर होते हैं वो आपके ओविपोरस कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए रहने वाला है। तो देखिए, अगर हम बात करें ओविपोरस की, तो जो आपके अंडे देने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि आपके पक्षी हो गए जो कि आपके अंडे देते हैं, तो ये सभी आपके ओविपोरस में आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पक्षियों की एक स्पीसीज मतलब कि प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी जो है वो सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, और जो मादा पक्षी है वो उन सभी घोंसलों को देखती है और उसमें से वह चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, और वो उसी में ही अंडे देती है। बताइए, इस पक्षी का नाम क्या है? क्या इसका नाम वीवर पक्षी है, वसंत गौरी है, या फिर कोयल है और शक्करखोरा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नर पक्षी जो कि सुंदर घोंसले बुनता है, और जो मादा पक्षी होती है वो उन घोंसलों को देख करके जो उसमें से सबसे बेस्ट होता है, यानी कि जो उसे सबसे अच्छा लगता है, वो उसी घोंसले में अंडे देती है। तो ये जो पक्षी है वो है वीवर पक्षी, मतलब कि आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें और ऑप्शन की आपकी, तो जो आपकी वसंत गौरी होती है ये आपके पेड़ के तने में छेद करके इसमें जो है वो अंडे देती है। वही बात करें अगर हम कोयल की, तो कोयल जो है आपकी ये कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो आपको ये तो पता ही होगा। देखिए, अगर हम बात करें शक्करखोरा की, तो जो आपका शक्करखोरा होता है ये पेड़ पर उल्टा लटक करके जो है वो अपना घोंसला बनाता है। तो मैंने आपके जितने सारे ऑप्शन हैं मैंने वो भी आपको क्लियर कर दिए हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? मतलब कि आपके नीचे कुछ जंतु दे रखे हैं और आपको बताना है ये किस वर्ग के हैं, जिनमें आपका छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू। क्या ये सरीसृप पक्षी, स्तनधारी या फिर कीट हैं? देखिए, अगर हम बात करें इन जंतुओं की, तो ये जो जंतु हैं आपके, देखिए अगर हम छिपकली की बात करते हैं तो छिपकली आपकी स्तनधारी में नहीं आती है, ये आपकी सरीसृप में आती है। तो आपका ए ऑप्शन और ये आपका जो है बी वाला नहीं होगा और इसका सी वाला भी नहीं होगा। तो ए और डी में आपको देखना है। देखिए, अगर हम चमगादड़ की बात करते हैं तो चमगादड़ आपका पक्षी नहीं होता है, जो कि आपका स्तनधारी होता है। वहीं बात करें अगर हम कलचिड़ी की, तो कलचिड़ी जो है आपकी ये पक्षी होती है, और जो बिच्छू है वो आपका कीट में आता है। मतलब कि आपका जो विकल्प डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय मतलब कि लोकप्रिय भोजन जो है वो इडली, वड़ा पाव, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी है? मतलब कि आपको बताना है वो कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें इडली, वड़ा पाव, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी काफ़ी फेमस है। क्या ये तेलंगाना और गुजरात में है, या फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है, या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, या फिर गोवा और केरल है? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें जिन राज्यों में आपके ये जो लोकप्रिय भोजन है, मतलब कि इडली, वड़ा पाव, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी, तो ये जो आपके लोकप्रिय भोजन है ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खाए जाने वाले फूड्स हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो विकल्प सी के साथ चला जाएगा, मतलब कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिए, अगर हम बात करें आपकी गुजरात की, तो गुजरात में आपका ढोकला खाया जाता है, वहाँ का ये फेमस डिश है। और वहीं अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में आपके नारियल डली हुई करी के साथ जो उबला हुआ टैपियोका होता है वो वहाँ पर खाया जाता है। टैपियोका को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे कप्पा कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आपके सीटेट में ये क्वेश्चन कई दफ़े रिपीट किया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और अगर हम वहीं बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में आपका जो है वो नारियल के तेल में जो तली हुई फिश होती है ना, वो वहाँ पर खाई जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इन सभी से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है क्वेश्चन। इसी के साथ क्लास को भी लाइक कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जानवर पर विचार कीजिए। आपको नीचे कुछ जानवर दे रखे हैं और आपको बताना है कि इन सभी जानवरों में क्या विशेषता पाई जाती है। कह रहा है कि सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल या फिर जिसे मगरमच्छ भी कहा जाता है।
तो बताइए क्या ये अंडे देते हैं? इनके शरीर जो है वो सल्ग से ढके रहते हैं, या फिर इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है, या फिर ये जल और स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी साथी आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर हम बात करें सांप, छिपकली, मेढक और घड़ियाल जिसे मगरमच्छ कहते हैं, ये अंडे देते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही है कि ये जितने भी हैं ये सारे ही अंडे देते हैं। और वहीं कह रहे हैं इनके शरीर सल्ग से ढके रहते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। और ना ही इनका हृदय होता है, ना ही वो 3 कोष्ठकों का होता है, और ना ही ये जल और स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो ए विकल्प हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वे बुनते हैं जो कि पोचमपल्ली कहलाता है। तो यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं वह किस राज्य का भाग है? मतलब कि आपको बताना है जो पोचमपल्ली साड़ी है ये किस राज्य में बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, तेलंगाना या फिर मणिपुर में ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सभी साथी आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर हम बात करें पोचमपल्ली साड़ियों की, तो ये जो साड़ियाँ हैं आपकी, ये तेलंगाना में बनाई जाने वाली साड़ियाँ हैं जो कि वहाँ का एक पारंपरिक कलाकारी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि तेलंगाना। देखिए, अगर हम बात करें आपके जो और भी कलाकारी हैं जिनमें जैसे आपकी हो गई कलमकारी, तो कलमकारी जो है ये कहाँ की है? तो देखिए, अगर हम कलमकारी की बात करते हैं तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में की जाती है। और वहीं अगर हम बात करें कांजीवरम की, तो जो कांजीवरम है ये आपकी कलाकारी जो है ये तमिलनाडु में की जाती है। मैंने जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले पॉइंट्स हैं, तो ये सभी को ध्यान रखने हैं बहुत अच्छे से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो बताना है आपको कि कन्नौज जो कि एक जिला है, आपको बताना है कि यह जो जिला है वो किस राज्य का भाग है। क्या ये उत्तर प्रदेश का है, या फिर ये पश्चिम बंगाल का है, या फिर ये आंध्र प्रदेश का है, या फिर ये हरियाणा का है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें कन्नौज जिले की, तो ये जो जिला है आपका ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। देखिए, अगर हम बात करें कन्नौज की, तो ये जो है आपका रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं बात करें अगर हम रामगंगा की, तो जो रामगंगा नदी है आपकी ये गंगा की सहायक नदी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम इसी के साथ बात करें अगर कन्नौज की, तो जो कन्नौज है आपका ये इत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन चुनिए। बताना है कि यह कॉपर और जस्ता का समांगी मिश्रण है, यह एक यौगिक है, यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है, यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की जो कि धातु होती है, तो यह जो है आपकी यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि कॉपर और टिन, जिसे Cu और Sn के नाम से जानते हैं। मतलब कि Cu हो गया आपका कॉपर और Sn जो हो गया आपका ये टिन। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो देखिए, ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही इजी है, जो कि आपका सीटेट में पूछ भी चुका है, तो ये एक तरह से आपका फ्री नंबर है। बताइए कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्या 8 है, 9 है, 7 है या फिर 5 है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कमेंट करिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की, तो वर्तमान में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं, इसके साथ ही मजे करते गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है? मतलब कि आपको ये बता रहा है क्वेश्चन
कि जो आपका मिजोरम में जब आपकी फसल कट जाती है वहाँ पर, तो लोग जो है वहाँ पर एकत्र होते हैं। वहाँ पर कौन सा ऐसा त्यौहार है जो सभी लोग वहाँ के साथ में मिलकर के मनाते हैं? क्या वो तोरंग है, चेराव है, कुडुक है या फिर झूम है? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो विकल्प बी के साथ, मतलब कि जो चेराव नृत्य है आपका, ये मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करें तोरंग की, तो तोरंग को जंगल कहा जाता है। और वही बात करें अगर हम अगले ऑप्शन की, जो कि कुडुक है, तो जो आपकी कुडुक है ये झारखंड के जो लोग हैं, ये वहाँ के लोगों की भाषा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। और बात करें अगर हम झूम की, तो झूम जो होती है आपकी, ये एक प्रकार की खेती मानी जाती है, जो कि आपके पहाड़ी इलाकों पर की जाने वाली खेती होती है। तो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद रखने हैं इसी के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? क्या लंबी पतली सुई जैसी चोंच, तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच या फिर हुक जैसी चोंच? बताइए कि पक्षी की जो चोंच होती है वो किस तरह की जो चोंच होती है जो मीट को काटने और खाने के काम आती है। तो देखिए, अगर हम बात करें पक्षी के चोंच की, तो जो आपकी हुक जैसी चोंच होती है ना, इस टाइप की कुछ चोंच होती है। तो जो ऐसी चोंच होती है आपकी, वो मीट को काटने और खाने के काम में पक्षी जो है वो यूज़ करते हैं। तो विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, मतलब कि हुक जैसी चोंच। तो आपके पक्षी कौन से होते हैं हुक जैसी चोंच वाले, आपको ये भी पता होना चाहिए इसी के साथ। जैसे कि आपका चील हो गया, और इसी के साथ जो आपका गिद्ध होता है, इसकी भी हुक जैसी चोंच ही होती है। तो आपको ये भी साथ साथ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा कि जो आपके रेत के टीले हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अफगानिस्तान, इंग्लैंड में पाए जाते हैं, या फिर आबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं, या फिर बर्लिन और पाकिस्तान में पाए जाते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें रेत के टीलों की, तो जो आपके रेत के टीले हैं ये आबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, मतलब कि बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें आबू धाबी के बारे में, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, वो यूएई है। वहीं बात करें अगर हम मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा जो है वो दिरहम कहलाती है। और वहीं बात करें अगर हम यहाँ का फेमस फ्रूट क्या है, तो जो आपका यहाँ का फेमस फ्रूट है वो आपका डेट है, जिसे खजूर भी कहते हैं। तो ये भी सारे आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इसी के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्मीना ऊन किस जानवर के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है कि पश्मीना ऊन जो है वो किस जानवर के द्वारा प्राप्त की जाती है। क्या वो भेड़ के द्वारा प्राप्त की जाती है, बकरी के द्वारा प्राप्त की जाती है, या फिर ऊंट और चमगादड़ के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो देखिए, अगर हम बात करें पश्मीना ऊन की, बकरी के द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊन है। देखिए, अगर हम बात करें पश्मीना शॉल की, तो जो आपकी पश्मीना शॉल है इसे बनाने में 250 घंटे लगते हैं। और वहीं बात करें अगर हम इस बकरी की, तो जो बकरी का बाल होता है आपका, ये बकरी के 6 बाल आपका 1 बाल और बकरी का 6 बाल ये इसके बराबर होते हैं। तो आपको इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कट दे रखा हुआ है। तो आप सभी को एनसीईआरटी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांव में यह देखना कि साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती हैं, इस विधि को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कि जो गांव की महिलाएं होती हैं वो जो जैसे कोई अनाज हो गया, जैसे आपका गेहूं हो गया तो उसमें भूसी हो जाती है, या फिर बाजरा हो गया उसमें भूसी हो जाती है, तो उसको महिलाएं निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करती हैं? क्या वह निष्पादन या जिसे फटकना कहते हैं, थ्रेसिंग करती हैं, या फिर हाथ से चुनती हैं, या फिर उसको छानने का कार्य करती हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें महिलाएं जो अनाज में से भूसी अलग करती हैं वो आपके निष्पादन यानी कि फटकना, जिसे फटक फटक के सूप के द्वारा जो फटकती हैं औरतें, उससे जो है आपका अनाज अंदर रह जाता है और जो आपकी भूसी है वो बाहर हो जाती है। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन नंबर का
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है वो विकल्प ए हो जाएगा, निष्पादन यानी कि फटकना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। आपको बताना है कि महिला वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 29 मेडल्स जीते हैं। क्या ये वीता विलियम्स है, कर्णम मल्लेश्वरी है, वहीदा प्रिज्म है या फिर बख्शेंद्री पाल हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं वो है आपकी वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की तो ये रहने वाली कहाँ की है, तो ये जो रहने वाली हैं वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। वहीं इनके जो पिताजी हैं वो एक सिपाही थे यानी कि हवलदार थे, तो आपको इसी के साथ ये भी पॉइंट सारे ध्यान रखने हैं। वहीं बात करें ये कितने किलो तक का वेट उठाती हैं, तो ये आपका 130 kg तक का वेट उठा लेती हैं। इसी के साथ आपको ये सब भी ध्यान रखना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पूछ चुका है और आपका सीटेट के एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछ चुका है और हो सकता है आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी ये पूछ ले क्वेश्चंस। तो सारे ही पॉइंट आपके ये बहुत अच्छे से याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। इसी के साथ जितने भी नए साथी आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो कि यहाँ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो उसे कौन से राज्य से गुजरना नहीं होगा। मतलब कि एक कोई व्यक्ति है जो कि आपका मुंबई से लेकर के चंडीगढ़ तक का एक रेल मार्ग के तहत जो है वो रेलगाड़ी से आता है, तो उसे किस राज्य से नहीं गुजरना पड़ेगा। क्या उसे पंजाब से नहीं गुजरना पड़ेगा या फिर राजस्थान से नहीं गुजरना पड़ेगा या हरियाणा या फिर गुजरात से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका ये मैप के आधारित है। चलिए देखते हैं, आगे मैप भी है उसमें डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। मुंबई से लेकर के चंडीगढ़ तक रेल मार्ग के द्वारा जाता है तो उसे किस राज्य से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो देखिए मैप में आपका यहाँ पे महाराष्ट्र दे रखा है, तो सबसे पहले वो मुंबई से आपका गुजरात चला जाएगा, ठीक है, और फिर गुजरात से जाने के बाद आपका वो राजस्थान चला जाएगा और उसके बाद राजस्थान से जाने के बाद वो आपका हरियाणा चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हरियाणा हो गया आपका, तो वो जाएगा कहाँ और उसे पहुँचना कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। तो आपका जो पंजाब है ये वहाँ पर नहीं जा पाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो वो विकल्प ए हो जाएगा, मतलब कि पंजाब में उसे नहीं गुजरना पड़ेगा क्योंकि वो जाएगा गुजरात से, फिर जाएगा राजस्थान से, फिर जाएगा हरियाणा से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो विकल्प ए के साथ। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, तो आपको बताना है क्या यह हमारे देश का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, या फिर बख्शेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली पहली भारत की महिला बनी थी, या फिर इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। तो देखिए अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, बताइए आप सभी कमेंट करके कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पर इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आप आने वाले टेट के एग्जाम में भी पूछ सकता है और कई बार पूछ भी चुका है आपसे ये क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सागरमाथा कहा जाता है। तो ये हमारे देश का तो भाग है नहीं, तो ए तो कट जाएगा आपका। वही दे रहा है इसकी चोटी की ऊंचाई जो है वो 8900 मीटर है। तो देखिए बिल्कुल इसमें ये बात जो है वो आपकी सही हो जाएगी, इसकी चोटी की जो ऊंचाई है वो 8900 मीटर है। और वहीं सी कह रहा है कि बख्शेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और डी है इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। तो देखिए 1994 को ये नहीं गाड़ा गया था, ये गाड़ा गया था 1984 को
1:07 पर इसे जो है वो गाड़ा गया था। तो ये डी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो विकल्प बी और सी सही हो जाएगा, मतलब कि 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपको नीचे क्वेश्चन में दे रखा है कि केचुए के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है और कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सभी साथी आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि यह जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। तो देखिए बिल्कुल ये बात सही है। केचुए जो होते हैं वो आपकी ज़मीन में छेद करते रहते हैं और जो वहाँ की मिट्टी होती है ना वो आपकी कुछ ढीली ढीली टाइप की हो जाती है, मतलब कि पोली हो जाती है। और वही कह रहा है कि यह मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। तो देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है। ये मरी हुई जो आपकी पत्तियाँ होती है, जो पौधे हो जाते हैं, ये उन्हीं को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और वहीं सी में कह रहा है कि यह अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कंपोस्ट यानी कि खाद के रूप में बदलने का कार्य कर देते हैं। और डी कह रहा है कि ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल गलत होती है। जब वो मिट्टी से बनाएंगे तो वो महंगी कहाँ से हो जाएगी, है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका। और ई कह रहा है कि रसायनों पीड़ित नाशियों का छिड़काव केचुओं को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए ऐसा नहीं, अगर आप खेतों में जो है वो कीटनाशक का अगर उपयोग कर देंगे तो केचुए अगर उन्हें खाएंगे, जो सड़ी गली पत्तियां जिनको वो भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, तो वो उससे मर जाएंगे ना। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, बी और सी, मतलब कि विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं केचुए की, तो केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। यह बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है। तो आपको बताना है ये जो चांगपा आदिवासी लोग जो रहते हैं टेंट बना करके, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि चांगपा आदिवासी जिस टेंट का यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है। तो देखिए इस टेंट का जो नाम है वो रैबो नाम है, इसका एनसीईआरटी में दे रखा है। और वही बात करें अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए ये टेंट का जो डिज़ाइन है वो कितने साल पुराना है, क्या यह अत्यंत आधुनिक है या फिर 1000 वर्ष से भी पुराना है, लगभग 1000 वर्ष पुराना है या फिर 800 वर्ष पुराना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे आप सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा, 1000 वर्ष से भी पुराना। चलिए अगला देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। तो बताइए कि जो बिहार राज्य के लोग हैं जो कि मधुमक्खी पालन करते हैं उनके लिए इस प्रक्रिया को शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा माना गया है। क्या जनवरी से मार्च होगा, अप्रैल से सितंबर हो जाएगा, या फिर मार्च से जून हो जाएगा, या फिर अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मधुमक्खी पालन का जो समय है वो सबसे अच्छा समय माना गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो है जो कि काफ़ी फेमस है, इसका एनसीईआरटी में भी जिक्र हुआ है कई बार। और वही बात करें अगर हम बिहार की, तो बिहार में ही अभी आपका रिसेंटली में जो मिथिला मखाना है वहाँ उसे जीआई टैग भी दिया गया है। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। तो आपको बताना है कि जो प्राइमरी स्तर पर जो ईवीएस सिखाने के लिए उसमें वास्तविक चुनौती कौन सी है। क्या विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त रखने के लिए अवसर देना, या फिर रटकर सीखना, अवधारणा का विवरण, या फिर परिभाषाएं और जानकारी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प ए के साथ, मतलब कि विद्यार्थियों के लिए उन्हें खुद को व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करना। तो देखिए रटकर सीखने वाली बात गलत हो जाएगी। वहीं अवधारणा का विवरण नहीं देना है किसी प्रकार का, और न ही परिभाषाओं पर बल देना है, और न ही उन्हें कोई जानकारी देनी है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 में कह रहा है कि
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ कॉलम ए दे रखा है और एक तरफ कॉलम बी दे रखा है और आपको बताना है कि इनमें से किसका मैच सही होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है ऑप्शन ए कीट, तो कीट क्या हो जाएगा आपका, इसमें कॉकरोच कीट में चला जाएगा। और कह रहा है पक्षी, तो पक्षी आपका उल्लू हो जाएगा, चमगादड़ होगा नहीं क्योंकि चमगादड़ एक स्तनधारी है। और कह रहा है कि सरीसृप, तो सरीसृप आपका कौन हो जाएगा, कछुआ चला जाएगा। और स्तनधारी किस में चला जाएगा, ये आपका चमगादड़ में चला जाएगा, है ना। तो ए का जो है वो दूसरा है, तो देखते हैं किस विकल्प में दूसरा है। ए तो कट जाएगा आपका और ये दूसरा बच्चा, तीसरा भी नहीं होगा और पांचवा। अब आपको दो में डिसाइड करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बी में कह रहा है कि उल्लू, तो बी में आपका चला जाएगा चौथा, यानी कि जो विकल्प पांचवा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का तीसरा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। वाद विवाद का प्रावधान होना चाहिए, या फिर अनुभवात्मक सीखना चाहिए, या फिर कहानियाँ होनी चाहिए, तथ्य और सूचनाएं होनी चाहिए। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है इसमें। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, कह रहा है कि वाद विवाद का प्रावधान, तो बिल्कुल ये बात सही है आपकी, कक्षा में वाद विवाद कराना चाहिए। और कह रहा है कि अनुभवात्मक सीखना, बिल्कुल अनुभव से ही जब तक बच्चे सीखेंगे नहीं तब तक वो किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। और कह रहा है कहानियाँ, तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। विकल्प डी गलत हो जाएगा। आपको बच्चे को तथ्य और किसी प्रकार की सूचनाएं नहीं देनी है। मतलब कि ए, बी और सी जो तीनों विकल्प हैं ये आपका राइट हो जाएगा। मतलब कि विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने में, फैलाने में मदद करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और इसी के साथ शेयर भी करेंगे। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 के राइट आंसर की, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उनकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। मतलब कि आपका ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दांत जो है वो सारी जिंदगी बढ़ता रहता है, मतलब कि वो कुतरने का काम करता है। क्या गाय है, चूहा है, छछूंदर है या फिर गिलहरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका दांत जो है वो पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है, तो वो है आपकी गिलहरी। तो गिलहरी का जो दांत होते हैं आगे वाले वो अक्सर बढ़ते रहते हैं, इसलिए जो गिलहरी जो है वो अक्सर किसी ना किसी चीज़ को काटती रहती है कि ताकि उसके दांत जो है बढ़ ना पाए, है ना। तो चलिए